स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने क्लास राइस स्मार्ट में। मैं हिमांशु यादव। आज बात करेंगे मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के। बने रहिएगा मेरे साथ, पूरी क्लास देखिएगा। थोड़ी ही देर में आपके पूरे मूल अधिकार के जो भी डाउट हैं आपके सारे कंप्लीट करा दूंगा। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम, चाहे आपका दिल्ली का हो, बिहार का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, DSSB का हो, आपका कोई भी एग्जाम हो, CGL, CHSL, MTS एटसेट्रा, कोई भी एग्जाम है, मूल अधिकार से क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जा रहे हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, बस मेरे साथ बने रहिएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी देर में हमारे पूरे मूल अधिकार कवर हो जाएंगे। मेरे साथ आप याद भी कर लीजिएगा तो आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के जाने से नहीं, दिमाग में बसे रहें, याद रहें तो ज़्यादा बेहतर होता है। मैं स्टार भी लगा दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंस रखता है। आइएगा हम लोग बात करते हैं मूल अधिकार की। देखो, मूल अधिकार के अलावा हमारे संविधान में बहुत प्रकार के अधिकार पाए जाते हैं, और आज जबकि बापू का जन्मदिन है तो इस बात पर भी थोड़ा सा गौर करते हुए चलेंगे, बापू को याद करते हुए चलेंगे। हैप्पी बर्थडे महात्मा गांधी जी को। और मूल अधिकार, बापू जी को याद करना भी हम सब का मौलिक कर्तव्य है। लेकिन आज हम बात करेंगे मूल अधिकार की। मूल अधिकार, दरअसल सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है, रेज होता है कि मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं और संविधान के किस भाग में हैं। तो देखेंगे जो मूल अधिकार हैं ये संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग नंबर 3 में पाए जाते हैं, और यह अनुच्छेद नंबर आपके 12 से 35 तक पाए जाते हैं। कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से कॉपी किया है हमने मूल अधिकारों को, तो याद रखेंगे हमने USA से कॉपी किया है, यानी कि अमेरिका से कॉपी किया है, अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। एक और क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, तो कई बार रैंडमली पूछ लेता है, तो आपके लिए बेहतर होगा कि मौलिक अधिकारों को हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। जब 1950 में हमारे संविधान में मूल अधिकार रखे गए तो ये 7 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। लेकिन समय के साथ कुछ परिवर्तन हुआ, और जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन में आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि मोरारजी देसाई की सरकार थी, और मोरारजी देसाई की सरकार में 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, और एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था पहले। तो इस संपत्ति का जो अधिकार था इसे हमने थोड़ा सा सुधार दिया, इसे आर्टिकल 31 से रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया 300A में। तो अभी आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अभी भी आपका है। अरे बहुत अच्छी बात है कि संवैधानिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है लेकिन मूल अधिकार नहीं है। तो दोनों में फर्क है। मूल अधिकार संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक पाए जाएंगे, और जो भी अधिकार इनके अलावा पाया जाएगा संविधान में है तो उसे हम संवैधानिक अधिकार के नाम से जानते हैं। ओके, चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास वर्तमान में कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं? तो वर्तमान में हमारे पास 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। तो हम उन मूल अधिकारों का नाम भी लिख लेते हैं कि वे कौन कौन से मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार, आपसे रैंडमली क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है कि कौन कौन सा मूल अधिकार है, या ये आर्टिकल किस मूल अधिकार में पाया जाता है। मैं आपको अभी सब करके दिखाता हूं, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा और पढ़ते जाइएगा। पहला अधिकार है समता का अधिकार। क्या है? समता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा कौन सा है? स्वतंत्रता के बाद शोषण के विरुद्ध, शोषण का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और अंतिम है संवैधानिक
उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिएगा एक क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल 17 से रिलेटेड है कि ये कौन सा अधिकार है। अस्पृश्यता आर्टिकल 17 में भी आपको पढ़ाऊंगा। अब पूछा यह जाता है कि अस्पृश्यता किस प्रकार का अधिकार है, तो वहां पर हमें ये इनके आर्टिकल्स भी पता होने चाहिए कि किसमें पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 पाया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक पाया जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23, 24 में पाया जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 पाया जाता है। संस्कृति शिक्षा का अधिकार 29 से 30 पाया जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में पाया जाता है। 31 यहां से क्यों गायब हो गया? क्योंकि मैंने आपको बताया आर्टिकल 31 31 को संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो ये अभी आपके पास है। अब जैसे मान लीजिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताओ आर्टिकल 21 एक कौन सा अधिकार है, आर्टिकल नंबर 21 एक किस प्रकार का अधिकार है, तो हम ढूंढेंगे 21 किस में आएगा, तो इसके बीच में 21 आएगा, अर्थात 21 आपका कैसा अधिकार है? 21 आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे पूछा जाए आर्टिकल 17 किसका कैसा अधिकार है, तो समता का अधिकार है। आर्टिकल 26 कैसा अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये आपके अधिकारों को याद करना पड़ेगा, इनके क्रम भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि सर इतना डीप में इतना टफ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसे आएगा, तो पूछे जाते हैं एसएससी के हर एग्जाम में, दिल्ली पुलिस में, सीपीओएसआई में, बैंक में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां भी जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन आ जाता है। और सी टेट का, यूपी टेट का, कोई भी एग्जाम दे रहे वहां भी ये क्वेश्चन आता है। तो प्लीज आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ताकि आपका गड़बड़ ना होने पाए। ओके, अब बात करते हैं हम इन अधिकारों की, आर्टिकल नंबर 14। वैसे एक बात मैं आपको और यहां पे बता दूं कि हमने कहा मूल अधिकार पाए कहां से जाते हैं, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक, लेकिन हमने जो पढ़ा वो पढ़ा 14 से, तो 12 और 13 में क्या है, खत्म, 32 पे कर दिया, तो 33, 34, 35 में क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा, कैसे होगा। आइएगा शुरुआत आपको कराता हूं। आर्टिकल नंबर 12, अनुच्छेद नंबर 12 में है क्या, अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। क्या है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा का मतलब क्या हुआ कि मूल अधिकार राज्य देगा। क्या मतलब है? हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार कौन देगा, तो मौलिक अधिकार हमें राज्य देगा। ये बात कही गई है किसमें, आर्टिकल नंबर 12 में, कि मूल अधिकार आपको राज्य देगा। अब ये राज्य होगा क्या, राज्य कहते किसे हैं, राज्य का मतलब क्या है, तो बताया गया कि राज्य का अर्थ होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, लोकल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, और सभी एमएनसीज, कंपनियां और फैक्ट्री जो भारत सरकार की लगाई गई हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, ये सब आपके आर्टिकल 12 के तहत राज्य माने जाएंगे और यह मूल अधिकार देंगे। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 यानी कि अनुच्छेद नंबर 13। अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? इसका मतलब यह है कि मूल अधिकार जो हैं ये किसको मिलेंगे, मूल अधिकार नागरिकों को मिलेंगे, ठीक है। और जो अन्य अधिकार हैं, मूल अधिकारों के साथ जो अन्य अधिकार हैं वह भी नागरिकों को मिलेंगे। उन अधिकारों को कम नहीं किया जाएगा, खत्म नहीं किया जाएगा, छाटा हटाया काटा नहीं जाएगा, वह भी अधिकार आपको मिलेंगे। अर्थात आर्टिकल 13 गारंटी करता है कि आपको मूल अधिकार मिलेंगे, और मूल अधिकार के अलावा जो अधिकार है वो भी आपको मिलेंगे। महिला पुरुष के आधार पर, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, सबको अधिकार मिलेंगे। इसके बाद अगला आपका आर्टिकल आता है, अगला आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 यानी कि अनुच्छेद 14, और यह कहता है समता का अधिकार। क्या कहता है? समता का अधिकार। इसका मतलब यह है कि कानून की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, हर व्यक्ति समान होगा, सबको समान अधिकार मिलेंगे। खाओ पियो उठो बैठो, कानून की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर आपने अपराध किया आपको सज़ा मिलेगी, मैंने अपराध किया मुझे सज़ा मिलेगी, मोदी जी ने गलती की मोदी जी को सज़ा मिलेगी। कोई भी व्यक्ति कानून की नज़र में छोटा है ना बड़ा है।
जो नियम है सबके लिए हैं, महिला हो, पुरुष हो, गांव का हो, शहर का हो, किसी व्यक्ति के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब लोग समान रहेंगे। हर नियम, सड़क, रोड, पानी, बिजली, सब में सभी का अधिकार है, समान अधिकार है, छोटा बड़ा किसी के साथ नहीं है। अब इसके बाद अगला अधिकार देखते हैं, आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 15 कहता है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, ज्यादा डार्क हो गया। अनुच्छेद 15 कहता है कि सार्वजनिक स्थल पर, किसमें? सार्वजनिक, जो सार्वजनिक स्थल हैं इनमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। सार्वजनिक स्थलों में भेदभाव नहीं होगा। किसके साथ भेदभाव नहीं होगा? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति के साथ। हालांकि अधिकार केवल इंडियंस को प्राप्त है, फॉरेनर्स को नहीं है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल इंडियंस को जो अधिकार प्राप्त हैं, फॉरेनर्स को नहीं है मूल अधिकार, वो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 ये ऐसे अधिकार है जो केवल इंडियंस को प्राप्त हैं। बाकी सभी मूल अधिकार इंडिया के अलावा विदेशियों को भी दिए गए हैं। अब आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं होगा, अर्थात पार्क, मेला, मंदिर, मस्जिद, इनमें कोई भेदभाव नहीं होगा। हालांकि कुछ जगहों पर, पढ़ने वढ़ने की जगहों पे कुछ बच्चों के लिए अलग से सीटें हो सकती हैं, विधानसभा में अलग से सीटें हो सकती हैं, किसी खास समुदाय, जाति के लिए किया जा सकता है, वो इसका अपवाद माना जाएगा। इसी तरह से बिल्कुल इसका एक डिक्टो भाई है आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल 16 कहता है भेदभाव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? भेदभाव, नो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और किस आधार पर नहीं होगा? धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो बोले सर जी ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, तो यहां पर थोड़ा सा अंतर है। इसमें सार्वजनिक स्थल है और इसमें क्या है? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति समान होगा। धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर नौकरी में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। महिला हो या पुरुष, सबको समान नौकरी का अधिकार है। लेकिन आगे आने वाले समय में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स बहुत नीचे था, तो उन्हें 1950 में रिजर्वेशन दे दिया गया। ओबीसी को भी आगे रिजर्वेशन दे दिया गया और अभी शेड्यूल कास्ट के अलावा, ओबीसी के अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पास भी आरक्षण है। तो आरक्षण आर्टिकल 16 में प्राप्त है। याद रखेंगे, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि आरक्षण किस आर्टिकल में है, तो आरक्षण 16 अनुच्छेद में है। ओबीसी के पास 27% सरकारी नौकरी में आरक्षण है, शेड्यूल कास्ट के पास 15% का आरक्षण है, शेड्यूल ट्राइब्स के पास 7.5% का आरक्षण है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पास 10% का आरक्षण है। कितना आरक्षण है? 10% का आरक्षण है। ये अपने पास अभी अपने देश में आरक्षण लोगों को दिया गया है। अब इसके बाद चलते हैं अगले आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, और यह भी कहता है कि अगर आपने छुआछूत किया तो आपको सजा भी मिलेगी। अस्पृश्यता किसी के साथ धर्म के, जाति के, स्थान के नाम से भेदभाव नहीं किया जाएगा। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा और किसी के साथ छुआछूत नहीं करोगे। अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया गया। स्कूल में पढ़ने में किसी बच्चे को आप स्कूल से बाहर नहीं निकालोगे कि तुम इस जाति के हो तो तुम्हें हम अपने सभी बच्चों के साथ नहीं पढ़ाएंगे। खास नल में पानी पीने से आप किसी को नहीं मना कर सकते हो कि इस नल में केवल इस जाति के लोग पानी पिएंगे, इस जाति के लोग पानी नहीं पिएंगे, इस धर्म के लोग पानी नहीं पिएंगे। ऐसा कोई मना नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17। आर्टिकल नंबर 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। क्या कहा गया? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब अब राय बहादुर, खान बहादुर, केसरी हिंद, सर, विलियम्स, ऐसी कोई उपाधि, कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। ये सब मना है। तो लोगों ने कहा फिर आप भारत रत्न क्यों देते हो? तो कहा गया कि भारत रत्न कोई उपाधि नहीं है, सम्मान है, सम्मान दिया जा सकता है।
और विदेश से कोई सम्मान लेते हो, कोई गिफ्ट लेते हो, तो राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा। बिना भारत सरकार को बताए आप कोई विदेश से गिफ्ट नहीं ले सकते। पता चले विदेश गए, वहां से चोरी कर लाए 10-20 किलो सोना और बोले हमको बाहर वालों ने गिफ्ट किया है, तो ऐसा नहीं होगा। पहले भारत सरकार को बताना पड़ेगा, तभी आपका यहां पे ये हो पाएगा। खैर चलते हैं आर्टिकल नंबर, ये 18 तक समानता का अधिकार था। अब यहां से आपका कौन सा शुरू हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता किस चीज की? प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, विचार करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की, और भारत में घूमने की स्वतंत्रता, भारत में घर बनाने की स्वतंत्रता, और कोई भी व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ऐसी छूट अनुच्छेद 19 में दी गई है। लेकिन आप किसी को गाली नहीं दे सकते हो बोलने में। न्यूज़पेपर से आप अपनी बात बोल सकते हो, बीजेपी पार्टी बना सकते हो, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप संगठन बना सकते हो, एनजीओ बना सकते हो, दिल्ली में रह सकते हो, कलकत्ता में रह सकते हो, जहां जमीन खरीदी बेची जाती है वहां खरीद कर घर बना के रह सकते हो, व्यापार कर सकते हो जो चाहो, लेकिन कोई भी गलत व्यापार नहीं करोगे। किसी का घर तोड़ने ताड़ने का ऐसा कोई व्यापार नहीं करोगे। अब इसके बाद आर्टिकल नंबर आता है 20। आप आर्टिकल 20 में कहा गया अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण। अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण। अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण का मतलब क्या हुआ? अगर आपने गलती की है तो सजा मिलेगी। मतलब अगर आपने गलती की तो सजा मिलेगी, और गलती नहीं की तो आपको सजा भी नहीं मिलेगी। दूसरा, आपसे जबरन हां नहीं करवाया जाएगा। जबरन हां नहीं करवाया जाएगा कि जबरदस्ती कहा जाए हां करो, लेकिन आपका खून जांच हो सकता है, आपका डीएनए टेस्ट किया जा सकता है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। अंगूठा, जैसे कोई पिस्टल मिल गया, आप कह रहे हो मैंने पिस्टल नहीं चलाई, तो अंगूठा वगैरह थंब इंप्रेशन चेक किए जा सकते हैं कि आपके हैं कि नहीं। और एक बार आपने गलती की तो सजा कितनी बार मिलेगी? एक बार सजा मिलेगी। एक गलती की 2 बार सजा नहीं मिलेगी। 2 बार करोगे तो 2 बार सजा मिलेगी। आर्टिकल 20 में अगर गलती की है तो ही अपराधी, अदरवाइज अपराधी नहीं रहोगे। अब आता है आपका बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल, सबसे जान शान आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर कौन सा? अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद 21 में है क्या? जीवन की स्वतंत्रता। जीवन की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति आपको मार नहीं सकता, बिना किसी अपराध के सजा कोर्ट नहीं देगा, और कोर्ट देगा तो जो नियम में लिखा वही देगा। फांसी की सजा तभी मिलेगी अगर किसी नियम में लिखी और वो आपने गलती की तब। आपने गलती नहीं की तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। बिंदास रहिएगा, 1% का कोई टेंशन की बात आपके लिए नहीं है। अब जीवन के लिए खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, शादी करना, ब्याह करना, बच्चे करना, बच्चों को पढ़ाना, खेती बाड़ी करना, बिजनेस करना, व्यापार करना, बीमारी में दवा कराना, और एक डिग्निटी फुल लाइफ, इज्जत के साथ जीने का अधिकार आपको दिया गया। कोई आपको गलत गाली वाली कुछ नहीं दे सकता। सब कुछ आपको डिग्निटी फुल लाइफ है। पासपोर्ट रखना आपका मूल अधिकार है, वीजा रखना आपका मूल अधिकार है, ये सब आपके मूल अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी मूल अधिकार है, आत्मरक्षा का अधिकार है, निंदा का अधिकार है, आर्टिकल 21 में। इसके बाद आता है एक आर्टिकल, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 21A। ये क्या है? 6 से 14 वर्ष के बालक को, लड़की हो या लड़का, उसे शिक्षा का अधिकार है। और ये शिक्षा का जो अधिकार है, ये शिक्षा का अधिकार किस प्रकार से है? बेहतर वाला शिक्षा का अधिकार है। बेहतर वाला शिक्षा का अधिकार मतलब निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बालक को। और यह आर्टिकल बाद में जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया।
इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल 22 में क्या है? गिरफ्तार किए जाने पर संरक्षण। गिरफ्तार किए जाने पर संरक्षण। अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो भी आपके अधिकार होंगे, जैसे कारण आपको क्यों गिरफ्तार किया गया, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना और मनपसंद वकील करके आप अपना केस लड़ सकते हो। अगर आपको गिरफ्तार करेंगे तो भी आपके पास ये वाले अधिकार होंगे। क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगा, पुलिस वाला पकड़ के कि हमने इसको इसलिए गिरफ्तार किया है। अगर उसको लगेगा कि ये गलत कर रहा है तो आपको आगे रिमांड में भेज सकता है या सजा दे सकता है, अदरवाइज आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 23। यहां से आपका क्या शुरू हो जाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 और 24। 23 में है आपका बेगार, बलात्श्रम और दुर्व्यापार। इन तीनों चीजों की मनाही है। क्या है? मनाही। बेगार मतलब कोई भी चीज बेची नहीं जाएगी। बलात्श्रम जबरदस्ती कोई काम नहीं किसी से कराया जाएगा। दुर्व्यापार का मतलब आपको बेचा खरीदा नहीं जाएगा, मनुष्यों को मार्केट नहीं लगेगी खरीदने बेचने की। ऐसा कोई भी व्यापार नहीं किया जाएगा मनुष्यों को बेचने का, ना बिना पैसे के काम कराया जाएगा और जबरदस्ती भी काम नहीं कराया जाएगा। और आर्टिकल नंबर 24 में कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र का जो बालक है उसे शिक्षा का अधिकार है। तो 14 वर्ष से कम उम्र का जो बालक है वो कोई खतरनाक रोजगार में नहीं रहेगा। खतरनाक रोजगार में नियोजित नहीं किया जाएगा। खान में, फैक्ट्री में, जहां बड़ी बड़ी माइंस हैं, फैक्ट्री है, डेंजरस वर्क जहां पर होता है तो वहां पर उसको नियोजित नहीं किया जाएगा, वहां उसे काम में नहीं रखा जाएगा। ये दो आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर कौन सा? आर्टिकल नंबर 25, अनुच्छेद नंबर 25। अनुच्छेद 25 किसका है? धर्म की स्वतंत्रता। आप हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई हर एक धर्म, कोई भी धर्म अपना सकते हो, उसे मान सकते हो, उसकी पूजा पाठ क्रिया जो भी है सब कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। सिख हो, पगड़ी पहनने का आपको मूल अधिकार है, कटार रखने का, केस, कड़ा, कंघा, ये सब आपको मूल अधिकार है आर्टिकल 25 में। अपने धर्म को मानो, प्रचार प्रसार करो, लोगों को बताओ, सब कुछ आपको दिया गया बिना किसी टेंशन के। आर्टिकल नंबर 25 में किसी भी धर्म को अपनाने का मूल अधिकार है। और आर्टिकल नंबर 26 में कहा गया धार्मिक मामलों का प्रबंधन। आप जिस धर्म के हो उस धर्म का किस हिसाब से प्रबंधन है ये आपकी जिम्मेदारी है। कैसे चलेगा, कैसे रन करेगा, आप अपने धर्म को अपने हिसाब से मैनेज कीजिएगा, कोई मना नहीं करेगा। ईद कब है, बकरीद कब है, गुरु पूर्णिमा कब है, आपका क्या बोलते हैं दीपावली कब है, होली कब है, नवरोज वाला कब है, ये सब आप डिसाइड करो, अपने हिसाब से करो, कोई मना नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 27 में कहा गया कोई भी धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा। धार्मिक कर जैसे जजिया कर लगता था, जैसे जकात लगता था, तो ऐसा कोई भारत सरकार धार्मिक कर नहीं लगाएगी, ना वसूलेगी, ना कोई व्यक्ति वसूलेगा। कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती कोई धार्मिक कर नहीं वसूलेगा, ना भारत सरकार वसूलेगी। बिल्कुल पूरी तरह से छूट, अपना धर्म सेलिब्रेट करो। और आर्टिकल नंबर 28 में कहा गया कि जो स्कूल हैं इनमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर वह सरकारी स्कूल है तो नहीं दी जाएगी, प्राइवेट है तो दी जा सकती है, धार्मिक स्कूल है तो भी दी जा सकती है। लेकिन सरकारी स्कूल जो पूरी तरह से भारत सरकार का, उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। वहां केवल 3 ही स्कूल के त्यौहार होते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर, ये राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं। ये आपकी धार्मिक स्वतंत्रता हो गई। इसके बाद आपका कौन सा आता है? आर्टिकल नंबर 29 और 30। ये दोनों अधिकार अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? माइनॉरिटी से संबंधित हैं। आर्टिकल 29 में कहा गया जिसकी अपनी भाषा हो,
जिसकी अपनी संस्कृति हो, जिसकी अपनी कोई लिपि हो, कोई कल्चर हो, तो इसके संरक्षण का उसको अधिकार होगा। वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का काम करेगा, बचाएगा। बचाए अपने धर्म को, अपने शिक्षा को बचाए, भाषा को, लिपि को। कोई 10-20 लोग हैं, कोई एक खास भाषा बोलते हैं, कोई खास भाषा में लिखते हैं, तो उसके संरक्षण का अधिकार है। और आर्टिकल 30 में कहा गया कि धार्मिक प्लस भाषाई अल्पसंख्यक अपने लिए क्या कर सकते हैं, स्कूल स्थापित कर सकते हैं। इसका उदाहरण जैसे मदरसा स्थापित करना। तो धार्मिक और भाषाई, जिन भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं या धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, वो अपने लिए स्कूल, शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। तो ये आपके दोनों कौन से हैं, अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार आपके आर्टिकल 29 और 30 में है। इसके बाद आर्टिकल 31 तो हटा ही दिया गया, मैंने पीछे आपको बता दिया, मोरारजी देसाई की सरकार में। अब अगला आपका आता है आर्टिकल नंबर 32। इसको बोलते हैं बाबा साहब B.R. अंबेडकर ने इसे क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 में है क्या, संवैधानिक उपचार। अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। और ये दोनों आपके अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करेंगे। रिट 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के रिट होते हैं, 5 प्रकार के रिट होते हैं, जो कि व्यक्ति के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए जारी किए जाते हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, चाहे हाई कोर्ट चले जाओ, आपके अधिकारों के लिए रिट जारी करेंगे। वैसे रिट ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये आपके पूरे के पूरे मूल अधिकार थे। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 33, मूल अधिकारों के अलावा। 33 में क्या है, जो व्यक्ति सेना से संबंधित है, कोई व्यक्ति आईबी से संबंधित है, इंटेलिजेंस ब्यूरो से संबंधित है, रॉ से संबंधित है, या अन्य किसी और संस्था से संबंधित है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित है, खुफिया विभाग से संबंधित है, पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो इनके अपने मूल अधिकार, इनके जिस जगह पे नौकरी कर रहे हैं वहां पर अलग से होते हैं और भारत सरकार अलग से डिसाइड करती है। ये नहीं कह सकते हैं कि भैया हमें भी मूल अधिकार चाहिए, रात में सोने का अधिकार चाहिए। वो कुछ अधिकार इनके सीमित होते हैं, अलग होते हैं, हमसे अलग होते हैं। और आर्टिकल नंबर 34 में कहा गया कि अगर 144 धारा लागू है, अर्थात सैनिक कानून लागू है, मार्शल लॉ लागू है, तो उस समय आपके फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार कैंसिल किए जाते हैं, सस्पेंड किए जा सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे अपवाद, अनुच्छेद नंबर 20 और अनुच्छेद नंबर 21 ये ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको कभी समाप्त नहीं किया जाता। ऐसे अनुच्छेद है जिनको कभी समाप्त नहीं किया जाता। 20 और 21 ये कभी भी निरस्त नहीं होते। अब इसके बाद एक और आर्टिकल आपका बचता है, आर्टिकल नंबर 35, अनुच्छेद 35 में कहा गया कि अगर आवश्यकता पड़े तो मूल अधिकार में संशोधन कौन करेगा? मूल अधिकार में संशोधन केवल संसद करेगी, वह भी 2/3 बहुमत के साथ, विशेष बहुमत के साथ केवल संसद संशोधन करती है, बाकी कोई संशोधन नहीं करेगा। तो ये आपके मूल अधिकार थे और मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है और यह हमारे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक, टेक केयर।